हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है और चीज़ें कैसी याद रखनी है और कौन से एरियाज़ है जिनके ऊपर आपको ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आपको कॉस्ट बेनिफिट अच्छा मिले। मैं 2019 से यूपीएससी लिख रहा था और मैंने यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ामिनेशन, उसके बाद सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ामिनेशन, इन 3 एग्ज़ामिनेशन की तैयारी की और उसमें मैं सक्सेस भी मिला मुझे। तो उसी दौरान मैंने पॉलिटी की जो प्रिपरेशन की वो कैसे की और किस लेवल तक की, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ये जो अप्रोच है वो मेरा अप्रोच है। मुझे पता है कि ये मेरी लास्ट टाइम जो मैंने किताब पढ़ी थी लक्ष्मीकांत, तो वो एक किताब है जो एज ए रिसोर्स में यूज़ करता था। उसके पहले शायद 1 या 2 किताबें लक्ष्मीकांत ही थी। एक ब्राउन कलर की बुक थी जो बाद में मैंने उसको फेज आउट कर दिया और मैंने दूसरी नई किताब ले ली, क्योंकि प्रोसेस में मुझे समझ में आया कि अप्रोच क्या होना चाहिए। और जो पहली वाली किताब थी वो पढ़ के भी ख़राब हो गई थी। उसमें बहुत सारा मैंने लिखा भी था। चैप्टर्स के फर्स्ट जो पेजेस रहते हैं उसमें खाली जगह रहती है। तो उसके बाद फिर इनिशियली पता नहीं होता कि कैसे पढ़ना है, उसको क्या पढ़ना है। इनिशियली फैक्चुअल स्टफ पढ़ते रहता था। उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि थोड़ा कंसेप्चुअल, थोड़ा कीवर्ड्स, थोड़ा अलग एंगल से भी पढ़ना है उसको। तो उस वजह से मैंने फिर अपने मेथड्स को रेक्टिफाई किया और उसके बाद जाकर मैंने एक सिस्टमेटिक अप्रोच अडॉप्ट कर लिया लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए। और एंड में आई कुड कॉन्फिडेंटली रिवाइज पॉलिटी बुक इन अ वीक अलॉन्ग विथ माई अदर स्टडी। तो मैंने पॉलिटी के इस बुक को 6 पार्ट में डिवाइड किया था और एवरीडे आई यूज्ड टू रिवाइज 1 पार्ट कंफर्टेबली। तो आप इसको कैसे रिवाइज कर सकते हैं। और मैंने जो अप्रोच किया, मैंने जो इसकी चीज़ें पढ़ी, वो मुझे हेल्पफुल रही। आई वॉज एबल टू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 8 इन यूपीएससी सीएपीएफ। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 542 इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड ऑल इंडिया रैंक 127 इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। तो इन तीनों रैंक का आपको बताने का मतलब यही है कि जिस तरीके से मैंने इस बुक को पढ़ा उसने मुझे काफ़ी हेल्प की प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, इवन मेंस लिखने के लिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ आप ये याद रखिए कि इनिशियली जब आप एक बुक परचेज कर लेते हो, तो मैंने क्या किया था, इनिशियली जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो प्रीलिम्स का जो थिंकिंग थी, प्रीलिम्स कैसे होता है कि एक फैक्चुअल एक आइडिया थी मेरी प्रीलिम्स के बारे में। तो जब भी मैं पढ़ता था तो नंबर्स होते थे, कोई फैक्ट्स होता था, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहता था। जो कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी होनी चाहिए या कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं था इनिशियली। तो मैं क्या करता था, सपोज सेकंड वाला चैप्टर में लेता हूं जो है सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं क्या करता था, जो पहला एरिया है ए वाला, सपोज सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये जो व्हाइट कलर का जो यहाँ पेज है उस पर मैं इस चैप्टर के सभी फैक्चुअल स्टफ लिखता था। तो फैक्चुअल स्टफ में क्या होंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो भी आर्टिकल्स है, जो भी नंबर्स होंगे ज़्यादातर, या कोई केस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा, या कोई एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नेम होगा। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु प्रिसाइडेड ओवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो वो मैं नाम लिखता था। तो इनिशियली मेरा अप्रोच फैक्चुअल था। तो पूरे बुक मैंने फर्स्ट रीडिंग में जब पढ़ा तब हर चैप्टर्स के जो फैक्चुअल स्टफ थे उनको मैंने यहाँ लिखा, जो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाई के लिए। और जब मैं भी रिवाइज करता था उसको, तो पहले मैं उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ता था, क्योंकि बुक्स जब रिवाइज करता था तो वो जो फैक्चुअल स्टफ था उसको पहले पढ़ता था और पहले सबको वैसे रिवाइज करता था, बुक फिनिश करता था। जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लगा तो मुझे पता चला कि कुछ कंसेप्चुअल थिंग्स भी है, अलग अलग टाइप्स के कंटेंट भी है जो जिसे मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो उसके बाद फिर मैं यहां ऐड करता गया। तो जैसे यहाँ कंटेंट बढ़ने लगे तो मैं पेजेस ऐड करने लगा, नोट्स जो मैं नोट्स बनाता था। तो एक पीरियड के बाद ऐसा लगा कि यहाँ की बहुत सारी चीज़ें मुझे याद हो गई है। तो मैंने फिर वो जो यहाँ के जो नोट्स थे या वो जो पेजेस थे उनको पढ़ना बंद किया, मैं सीधा बुक्स पढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि मैं फास्ट भी पढ़ता
तब भी मुझे वो पता चलता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसको मैं बार बार रीड कर रहा हूँ, बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, ताकि वो चीज़ें मुझ में आई कुड रिमेंबर ऑल दो स्टफ। तो उसके बाद मैंने शायद उस बुक को फिर दोबारा यूज नहीं किया। वो रेड कलर का बुक था पॉलिटी का। उसके बाद मैंने ये बुक ले लिया। ये दूसरा या तीसरा बुक है, आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली रिकॉल बिकॉज आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन अराउंड 2019। तो उसके बाद फिर मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया, और इस बुक में मैंने, ये आपको अंडरलाइन दिखेंगे, मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि किस पोर्शन में क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको अंडरलाइन दिखेंगे, हाइलाइटर का यूज़ किया हुआ है मैंने, फिर वहाँ राउंड भी किया है कुछ कंटेंट को, और यही बुक को मैं फिर रिवाइज करता था। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे कंटेंट को अंडरलाइन किया, ऐसे कंटेंट को हाईलाइट किया जिसके ऊपर मैं मेंस भी लिख सकता हूं, और उन्हीं क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आएंगे। ज़्यादातर मैंने कंटेंट वही हाईलाइट किया, वही अंडरलाइन किया, और जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था या जो इररिलेवेंट था या रिडंडेंट टर्म्स थे या कंटेंट था, उसको मैंने स्किप किया। और इसके वजह से क्या हुआ कि ये जो बुक है मैं इजीली रीड कर सकता था। और इस बुक में आप देखोगे तो मैंने कैसे डिवाइड किया था, मैं उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। पहले जो 11 चैप्टर्स है, 10 या 11 चैप्टर्स, आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिकॉल। आप इसमें देखोगे तो 11 चैप्टर है, जहां तक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो चैप्टर 1 टू चैप्टर 11 ये मेरा 1 सेक्शन होता था पॉलिटी के बुक का। तो ऐसे मैंने टोटल 6 सेक्शन बनाए थे, और यहाँ मैं ये क्रॉस किया है मैंने, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ इस चैप्टर को क्रॉस किया है। तो मैंने ऐसे क्यों इसको क्रॉस किया है, तो मैंने कुछ चैप्टर्स को मार्क किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पहले पढ़ना है और उसको पहले फिनिश करना है। उसमें नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट बड़े वाले भी चैप्टर्स है, क्योंकि जब मैं रिवाइज करता था पॉलिटी का तो जो बड़े वाले चैप्टर्स थे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, उनको मैं पहले रीड करता था। उसके बाद के जो चैप्टर्स थे वो बहुत छोटे थे, जो मुझे आसान भी लगते थे और मैं इजिली उनको रीड कर सकता था। तो इस वजह से थोड़ा एक साइकोलॉजी मेरी क्या होती थी कि मैं इसको आराम से अच्छे तरीके से रीड कर सकता हूं। तो आप देखोगे तो मैंने फंडामेंटल राइट्स को क्रॉस किया है, उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस को क्रॉस किया है, प्रेसिडेंट के चैप्टर को, उसके बाद पार्लियामेंट के चैप्टर को, स्टेट लेजिस्लेचर के चैप्टर को, राइट। तो ये 4 या 5 चैप्टर मैं पहले रीड करता था। जब भी मैं पॉलिटी की रिवीजन स्टार्ट करता था तो इन चैप्टर्स को मैं पहले रीड करता था। और एंड में अगर आप देखोगे तो जहां से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टार्ट हो रही है, तो वहां मैंने 4 लिखा है। इसका मतलब ये मेरा 4th पार्ट था या 4th सेक्शन ऑफ दिस बुक था। तो यहां से नीति आयोग 54 चैप्टर से अब 68 चैप्टर, जहां स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टन क्लासेस है, वहां तक मेरा 4th पार्ट था। उसके बाद पॉलिटिकल डायनेमिक 69th चैप्टर से आप देखोगे तो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां तक मेरा अगला पार्ट था। तो ऐसे मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया था और एक पार्ट को मैं रीड करता था। अगर आप देखोगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के जो चैप्टर्स आप पढ़ोगे तो आपको सच में उसमें फैक्चुअल ही नोट्स बनाने हैं, फैक्चुअल ही उसका अप्रोच आपका फैक्चुअली होना चाहिए। खास करके वो जो बॉडी है उसका आर्टिकल क्या है, उसके बाद उसका मैंडेट 2-3 लाइन में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसके जो चेयरपर्सन है या प्रेसिडेंट है या कोई भी उस पोस्ट पे प्रिसाइड कर रहा है, कितने मेंबर्स उस बॉडी में हैं, उनको प्रिसाइड करने वाले की अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद उसकी रिमूवल प्रोसेस क्या होती है, वेदर दैट बॉडी गिव सम रिपोर्ट्स, तो वो रिपोर्ट्स क्या है। तो ऐसे चीजों के को ही सिर्फ आपको अंडरलाइन करना है, ताकि अगर आप 54 चैप्टर से सीबीआई तक, लोकपाल लोकायुक्त तक, एनआईए, तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको सिर्फ फैक्चुअल स्टफ को अंडरलाइन करना है। तो ये बुक आपको हर चैप्टर को अलग तरीके से देखना है, हर सेक्शन को आपको अलग तरीके से देखना है और उसके हिसाब से रीड करना है। तो अगर ये अप्रोच आप रख के उसको प्रिपेयर करोगे तो आपको ये बुक बहुत ही आसान लगेगी और आप बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी रिवाइज कर सकोगे। तो मैंने इस बुक को काफी बार रीड किया है, आई कैन नॉट टेल यू कि कितनी बार, बिकॉज आई यूज टू रिवाइज अ लॉट। अगर आज भी अगर आप मुझे प्रीएम्बल बोलने को कहोगे या फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल राइट डीपीएस पे आर्टिकल, सो अभी भी मैं आपको आराम से बता सकता हूं क्योंकि इतनी बार मैंने रिवाइज किया है। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहला चैप्टर है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये जो चैप्टर है ये पॉलिटी का चैप्टर, और मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक आप रीड करोगे तो उसमें भी
इस चैप्टर की डुप्लीकेशन है, यानी यहाँ के कंटेंट और वहाँ दोनों में आपको दिख जाएंगे। तो ज़्यादातर लोग जो पॉलिटी पढ़ते हैं वो इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, बट इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ें प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़, तो ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर है उसमें से उसके जो कंटेंट है और डिफरेंट, सपोज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट होता है और एंड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 तक। तो इसके जो कुछ भी प्रोविजंस है इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम में देखने को मिलेगी। तो और ये जो चैप्टर्स है इसमें से आपको कुछ चीज़ें हैं जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट है, उस पर मेंस पे भी क्वेश्चन आए हैं, उसमें प्रीलिम्स पे भी क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद 1919 का जो एक्ट है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं, और इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जिन पे प्रीलिम्स पे भी क्वेश्चन आया है। तो आई वुड से कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट ये चीज़ें स्पेक्ट्रम में भी है और इस बुक में भी है। तो आप इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जैसे कि यहाँ कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। ये जो आप पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हो, राइट, तो इसमें मैंने कुछ ही चीज़ों को अंडरलाइन किया है, और जब मैं दोबारा पढ़ता था तो बस इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करता था। क्यों? क्योंकि इसमें 1600 लिखा है जब ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ I जहाँ से उन्होंने चार्टर लिया, देन 1765 में उनको दीवानी राइट्स मिले, देन दीवान राइट्स इन बंगाल, बिहार, ओडिशा में। उसके बाद 1858 को सेपोई मुटनी हुआ, 1857, उसके बाद 1858 का एक्ट आया, उसके बाद 15 अगस्त 1947, एंड देन लिखा है 26 जनवरी 1950 एंड अगस्त कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946। तो आप जब भी बाद में रिवाइज करोगे तो आप इन्हीं 4-5 चीज़ों को ही बाद में देखोगे। उसके बाद ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसको पूरा फैक्चुअली पढ़ना है। 5 या 6 पॉइंट आपके निकलेंगे, जैसे कि यहाँ के 1-2 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखोगे आप तो इट वाज फर्स्ट स्टेप टेकन टू कंट्रोल एंड रेगुलेटेड अफेयर्स इन इंडिया, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए ये स्टेप लिया था बिकॉज इट रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको 2-3 चीजों को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट स्टेप कंट्रोल एंड रेगुलेट, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड देन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस आपको आइडिया जाएगी क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके 5 पॉइंट है, उसमें गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था। उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हिस्ट्री में भी क्वेश्चन में आ सकता है ये। तो ये पहला चैप्टर डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन द सेंस बहुत सारा फैक्चुअल स्टफ इसमें है, बट आई वुड से कि आप इसको बस रीड करते रहिए। जब भी आप इसको रीड करेंगे तो वो चीजें आप बार बार रीड करने की वजह से वो चीजें याद रहेगी, कुछ फैक्चुअल स्टफ याद रहेंगे। उसके बाद गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को कैसे इन्होंने सबऑर्डिनेट किया था। तो ये चीजें हैं, इनको आपको अंडरलाइन करना है और इस एक्ट को पढ़ना है। उनकी क्रोनोलॉजी समझिए अच्छी तरीके से, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहां आप देखोगे तो इसमें पूरा फैक्चुअल रीड करना है, जो भी आपके कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन करना है, फिर उनके कनेक्शन बनाना है। जैसे कि 1781 का जो आप रेगुलेटिंग एक्ट या इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, तो उसमें गवर्नर जनरल एग्जेम्प्ट किया था, या हाउ रेवेन्यू मैटर्स कैसे एक्सप्लोर किए थे, तो उनको आप सिर्फ रेवेन्यू मैटर्स को अंडरलाइन करिए। उसके बाद अपील्स थी वो कैसे प्रोविंशियल कोर्ट से लेकर गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दिए थी, तो इसको आप फैक्चुअल तरीके से और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करिए। पिट्स एंड एक्ट 1784, तो इसमें से कुछ है जिन पे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल 1781 पे क्वेश्चन नहीं आएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो पहले 2-3 चीजें मैंने बताई, वॉरेन हेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बस इनको याद रखना है। उसके बाद पिट्स एंड एक्ट 1784 में इंपॉर्टेंट डबल गवर्नमेंट, तो डबल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल उन्होंने स्टैब्लिश किया था, तो ये डबल गवर्नमेंट क्या है उस पर क्वेश्चन आया है, और ये इंपॉर्टेंट भी है मेंस के लिए भी आपके, क्योंकि जो हिस्ट्री पे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, तो चार्टर एक्ट कब स्टार्ट हुए, लॉ क्या था, तो ये चीजें इसमें दिया है। चार्टर एक्ट पहला 1793 से स्टार्ट हुआ। ओके, तो इन चीजों को आप अच्छे से कीजिए, बस रीड करते रहिए और उसके जो फैक्चुअल पॉइंट है उसको अंडरलाइन करते रहिए। तो उसके बाद है चार्टर एक्ट 1833, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चार्टर एक्ट 1833 यही एक्ट है जहां सेंट्रलाइजेशन उनका पीक पे था, या वहां सेंट्रलाइजेशन पूरा उन्होंने कर लिया।
तो ये चीज़ है जिसमें फिर लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में बताया है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से, ही वॉज द फर्स्ट। तो कुछ फैक्ट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप जब उनको पढ़ोगे तो उनको अंडरलाइन करना है। उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 है, तो मैंने ज़्यादा अंडरलाइन नहीं की है। जो अभी ये देखिए आप, चार्टर एक्ट 1853 का लिखा है, इसमें बस 7-8 ही मेरे अंडरलाइनिंग है, जिसमें कैसे सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल किया, कैसे एडिशनल 6 मेंबर्स ऐड किए, और उनको कैसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था, बिकॉज दे वर एक्टिंग एज ए सिमिलर टू द मिनी पार्लियामेंट विच वॉज इन ब्रिटिश और यूके। उसके बाद ओपन कॉम्पिटिशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट और कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज वेयर थ्रोन टू इंडियंस। उसके बाद मैंने मैकॉली कमेटी को अंडरलाइन किया है और पर्टिकुलर पीरियड लिखा है इसका, क्योंकि आप जब पढ़ोगे और आप जब अंडरलाइन करोगे तो आपको पता होना चाहिए। पर्टिकुलर पीरियड क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 1853 का जो एक्ट था उसमें कहीं मेंशन नहीं था कि कितने और ईयर्स के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ ऑफ कंपनी ये करेगी, राज करेगी। तो इट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो ऐसा लिखा है इस पॉइंट में। तो मैंने बस पर्टिकुलर पीरियड को अंडरलाइन किया ताकि मुझे समझ में आए कि इसमें क्या लिखा है, एक्चुअली ये पॉइंट क्या था। बिकॉज पढ़ते वक्त आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और उसमें से जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको बस अंडरलाइन करना है, ताकि आपको समझ में आए कि ये पॉइंट है एक्चुअली। और जब भी आप दोबारा रिवाइज कर रहे हो तो भले ही आपको वो समझ में ना आए, उसको आप दोबारा पढ़िए और फिर अंडरलाइन वाला वर्ड है उसको याद रखिए, ताकि फिर आसानी होगी आपको समझने में। उसके बाद लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लोकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, बॉम्बे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ऐसे आगरा, तो इन 4 लोगों को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो इस तरह से इसको एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, फर्स्ट वाला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बस आपको पढ़ना है, फैक्चुअल ओरिएंटेड पढ़ना है और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ही अंडरलाइन करना है, दैट इज दी थिंग। उसके बाद क्राउन रूल है, 1858 का एक्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे प्रोविजन, बिकॉज बहुत बार पूछा गया है कि हाउ एक्चुअली चेंज, देयर वाज चेंज इन गवर्नेंस, राइट। 1857 के पहले वाला और जो सेपॉय मिटनी हुई या फर्स्ट, जिसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, तो उसके बाद फिर कैसे क्राउन की पॉलिसी चेंज हुई, उसके ऊपर हिस्ट्री में भी और पॉलिटी में भी और मेंस क्वेश्चन आ सकते हैं और आए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो 1850 वाला एक इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। पिछले वाले जो एक्ट्स थे उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल वाला। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909, तो इसमें भी कुछ चीजें हैं जो इन बिटवीन इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर आपको फोकस देना है, उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये इंपॉर्टेंट इंडियन काउंसिल एक्ट दिए है 1861, 1892 और 1909, इनमें फिर आपको सिलेक्टिवली पढ़ना है, सिलेक्टिवली अंडरलाइन करना है, जैसे कि पोर्टफोलियो सिस्टम का दिया है, उसके बाद ऑर्डिनेंस की दिया है, तो ये चीज़ें इसमें हैं। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट दिया। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो एक इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इंपॉर्टेंट था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ जगह पर इस पर बहुत क्वेश्चन आया कि फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन वगैरह वगैरह, तो उसके रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन है। और कैसे ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, जिसको हम डायरकी बोलते हैं, तो इसका जिक्र इसमें है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो कुछ एक्ट है, तो इसमें से ही दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जिसमें बाइकैमरलिज्म, फिर कमांडर इन चीफ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाला है, पब्लिक सर्विस कमीशन वाला है, 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया था, सेपरेशन ऑफ द बजट। तो इसमें भी आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड को ही अंडरलाइन करना है, ताकि आपको रिवाइज करते वक्त यू कैन फिनिश इट विद इन 10 मिनट्स ऑल्सो, ये चैप्टर्स को। उसके बाद साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कैसे अबॉलिशन ऑफ डायरकी, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, फेडरेशन एंड द कम्युनल इलेक्टोरेट। तो ये 4 पॉइंट्स है, उसके ऊपर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था और द 7 मेंबर कमीशन, सर जॉन साइमन। उसके बाद उन्होंने वाइट पेपर किया था और उसको फिर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के आगे रखा था, और सम ऑफ दी सजेशंस अपीयर्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो कम्युनल अवार्ड है उसके बाद, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साइमन के बाद ये कम्युनल अवार्ड इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, उसके बाद गवर्नमेंट 1858, उसके बाद 1935। 1935 की सभी प्रोविजन आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके ऊपर प्रीलिम्स को भी क्वेश्चन आया है और मेंस को भी क्वेश्चन आया है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो आगे जाके आप चैप्टर्स में रीड करोगे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, तो मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से उन्होंने बोरो की थी।
और जो भी पार्लियामेंट्री रिफॉर्म है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो भी फिलोसॉफिकल पार्ट है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, तो वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। देन इंडियन इंडिपेंडेंस 1947, ठीक है आप पढ़ सकते हो, बट और इसमें जो डेट्स वगैरह भी दिए हैं, मैंने डेट्स भी करी थी, बट उसकी जरूरत है नहीं, आपको बस आइडिया होना चाहिए। और इसके ऊपर भी आप देखोगे तो 1947 पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है, बट यू कैन जस्ट गो थ्रू एन इंपॉर्टेंट पार्ट को ही रीड करियो। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर वैसे ओवरऑल इससे इतना ज़्यादा नहीं है, बट कुछ इसके सेक्शन हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे 1935 का एक्ट हुआ, 1919 का एक्ट हुआ, राइट, और 1858 का एक्ट हुआ, और जो रिमेनिंग एक्ट्स है उसमें से कुछ सारे, जैसे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राइट। तो इन नेम्स को आपको याद रखना है और करना है। तो इसमें ये बहुत बोरिंग चैप्टर है वैसे, बट यू हैव टू रिमेंबर। अब उसके बाद एक चार्ट दिया हुआ है जो इंटरिम कैबिनेट था और जो अपना फर्स्ट कैबिनेट था, उनके जो मेंबर्स दिए, तो इसके ऊपर एक या दो क्वेश्चंस आए हैं, आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली रिकॉल, बट तो मैंने क्या किया था कि इन दोनों को मर्ज किया था, जो पहला वाला चार्ट दूसरा वाला चार्ट है उसको पहले वाले चार्ट में मर्ज किया था, और उसका कंपैरेटिव मैंने याद रखा था। कुछ चीजें सेम हैं, जैसे आप देखोगे जगजीवन राम लेबर, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, तो इन दो पर्सनैलिटीज को आप देखोगे कि सेम अलोकेशन है, तो इन दोनों चार्ट को मैंने मर्ज किया था, बट इसमें से एक या दो ही क्वेश्चन आए थे, बट मुझे वो मिस नहीं करना था इसलिए मैंने पढ़ा था, बट यू कैन इग्नोर ऑल्सो। ओके, नाउ देयर इज अ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां से जब आप अगले वाले सभी चैप्टर्स देखोगे तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल्स है, जो फिलोसॉफी है, तो उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे सॉल्व करने के लिए चीजें। उसके बाद मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है उसमें भी आपको फैक्चुअली थोड़ा जाना है, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर्स कितने थे, या कैसे वहां, क्योंकि इसके ऊपर है कि मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जब आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में दो मेंबर्स थे, एक प्रिंसली स्टेट के थे और बाकी के थे, तो उसमें भी आपको पता है कि कुछ लोग इनडायरेक्टली जो इलेक्टेड है वही लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आए थे और यहां से नॉमिनेटेड थे, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आया है, क्योंकि पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। तो ये कुछ चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं चीजों को आपको फोकस करना है। जैसे कि यहां दिया है कि किस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस जो थी वो टुक प्लेस। तो उसमें 1934 में एम एन रॉय ने कैसे कहा कि देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है, उसके बाद कांग्रेस बिहाफ ऑफ द कांग्रेस क्या कहा जाता है, फिर ऑगस्ट ऑफर है, तो इन क्रिप्स मिशन है, तो उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये एक फ्लो दिया है, तो उसका मेंस में ज़्यादातर इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि बहुत बार यूपीएससी के हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है ज़्यादातर क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके अराउंड के वगैरह, तो उसके ऊपर इन क्रोनोलॉजी जो होती है इसका सहारा लेके बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1940 का जो ऑगस्ट ऑफर है, या 1940 क्रिप्स मिशन है, या कैबिनेट मिशन है, इन चीज़ों को बहुत सारे क्वेश्चंस में आप इनडायरेक्टली यूज कर सकते हो और आंसर लिख सकते हो। और ये डुप्लीकेशन ऑफ अगेन सेम कंटेंट है, वहां भी पढ़ोगे स्पेक्ट्रम में और यहाँ भी पढ़ोगे, और पहले चैप्टर में पढ़ लिया है आपने और सेकंड में भी पढ़ोगे, तो इट्स फाइन, आपको रिवाइज हो रहा है, बट फैक्चुअली इसको भी जाना है। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फैक्चुअली जाना है। उसके बाद वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसमें भी पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कब हुई थी मीटिंग, कौन थे, हु प्रिसाइडेड, हाउ मेनी मेंबर्स, देन हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट, तो इनके बस नाम याद रखना है, क्योंकि चांसेस है कोई स्टेटमेंट में वगैरह आ सकते हो। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया तो वो सेम है अपना प्रियम्बल की ज़्यादातर है, इसके ऊपर भी अगेन फैक्चुअल आपको जाना है। उसके बाद यहाँ कुछ डेटा दिया है कि नेशनल एंथम या नेशनल फ्लैग या नेशनल सॉन्ग इनको कब अडॉप्ट किया, तो इनको सब अंडरलाइन कर। तो ये भी चैप्टर ज़्यादातर मैंने फैक्चुअली ही पढ़ा था, उसके जो इंपॉर्टेंट कंटेंट थे उसको अंडरलाइन करके मैंने याद रखा था। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके आपको सभी कंटेंट याद रखना है। यहाँ कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसमें सिर्फ मेजर कमिटीज जो थी उनके बारे में बस पढ़ा था और उसको अंडरलाइन किया था। उसके बाद इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी फैक्चुअली उसको अंडरलाइन किया था। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्वेश्चन था कि जब 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस, तो उसी समय कुछ जो प्रोविजंस थी वो प्रोविजंस
लागू हुई थी। और बाकी की जो प्रोविजन थी, वी नो दैट 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन हुआ तो उस टाइम से वो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। तो उसमें कुछ है कि इलेक्शन वाली प्रोविजन हो सकती है या कुछ सारे सिटीजनशिप वाले आर्टिकल्स है। तो ये इन पे क्वेश्चन आया है एक बार, तो इनको फिर मैंने अंडरलाइन किया था। तो ज़्यादातर ये जो चैप्टर है फर्स्ट और सेकंड वाला भी, उसको आपको फैक्चुअली पढ़ना है। और यहाँ क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, तो यहाँ मेंस में ज़्यादातर आ सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने बस उसको जो हेडिंग है उनको ही बस अंडरलाइन किया था। प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आए नहीं है। नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी और नॉट अ सोवरेन बॉडी, टाइम कंज्यूमिंग, ये कीवर्ड्स है, तो बस इनको याद रख सकते हैं। इनके ऊपर अगर मेंस पे आंसर है तो आप लिख सकते हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उन्होंने ऐड किए हैं, बट वो मैंने बस पढ़े थे और अंडरलाइन किया था। तो ये दूसरा वाला चैप्टर है, इसमें भी फर्स्ट सेशन, तो यहाँ चार्ट दिए होते हैं, तो इसमें से ज़्यादा हर चीज़ को आपको नहीं पढ़ना है, बट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन किया है तो वही पढ़ना है, फर्स्ट सेशन, लास्ट सेशन। और यहाँ जो नोट्स एंड रेफरेंसेस होते हैं, नोट्स एंड रेफरेंसेस में ज़्यादा सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कुछ ही चीज़ें हैं जो उनको पढ़ना है। जैसे कि द कैबिनेट मिशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर्स लाइक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। तो ये जो कैबिनेट मिशन था वो आए थे, उसके 3 मेंबर थे। शायद इस पे एक क्वेश्चन आया है कहीं, इसलिए मैंने उसको बाद में अंडरलाइन किया था, क्योंकि इनिशियली आपको पता नहीं होता कि आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं। बट जब आप क्वेश्चन पेपर भी पढ़ते हो, उसके बाद टेस्ट सॉल्व करते हो, उसके बाद ये दोबारा रिवाइज करते हो, तो आप उसमें चीज़ें ऐड करते हो, कभी कभी आप डिस्कस करते हो, तो किसी न किसी इससे आपको पता चलता है कि ये भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो ये प्रोसेस लर्निंग वाली प्रोसेस है, ट्राई एंड एरर वाली जो कहते हैं हम उसको, वो प्रोसेस में आता है ये। उसके बाद है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। तो उसमें इसको बहुत बार मैंने पढ़ा था, अंडरलाइन किया था, रिवाइज किया था, क्योंकि मैं जो एंड में ये बुक में रीड कर रहा था तब मैंने इसके लिए नोट्स नहीं बनाए थे। मैं आई यूज टू रीड दिस बुक, क्योंकि मुझे पता था कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, क्योंकि इसको काफ़ी बार पढ़ा था मैंने। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीज़ें कैसे कवर हुई उसी तरीके से मैंने इसको अंडरलाइन किया था, और बिलीव मी इससे चीज़ें मिस नहीं होती थी। तो वो आपको आ जाएगा अगर आप धीरे धीरे उसको करते रहोगे। उसके बाद आप देखोगे यहाँ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो एक चीज़ के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे फ्लेक्सिबल भी फीचर्स है और रिजिड भी फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। यूके कॉन्स्टिट्यूशन कैसा फ्लेक्सिबल है, या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रिजिड है, या मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी, हार्ड मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट। तो ये तीन चीज़ें क्या हैं। तो एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आप रनिंग में बहुत सारा फास्ट रिवाइज कर सकते हो। यहाँ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस है, तो इसमें फेडरल फीचर कौन सा है, यूनिटरी फीचर कौन सा है, इस पे क्वेश्चन आया है। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी कौन से फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, मेंस में भी क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर काफ़ी बार आया है जिसका यूज़ करके। उसके बाद यहाँ भी दिया है कि उन्होंने कहा कि फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, क्वासी फेडरल के सीवियर ने कैसे कहा था, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स ने कैसे कहा था। तो इनका भी यूज करके आप आपके आंसर में भी यूज कर सकते हो। इसके शायद एक क्रिटिसिज्म पे या एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आया है। उसके बाद फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 6-7 फीचर है, राइट। तो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, जुडिशियल सुप्रीमेसी, और इन क्वेश्चंस के इन कंटेंट के ऊपर आप इंटरव्यू में भी अच्छे तरीके से आपके आर्गुमेंट पुट फोर्थ कर सकते हो। और जो भी आपके आजू बाजू चीज़ें हो रही है जिस पे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, तो उन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। बिकॉज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, अगर आप देखोगे यूके में तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, यूएस में देखोगे तो जुडिशियल सुप्रीमेसी है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इंडिया में कैसे है, हाउ वी हैव अचीव्ड द सिंथेसिस ऑफ दिस। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उन्होंने कहा है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में कहा है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो इनमें भी ज्यादातर फैक्चुअल ही चीजों या जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आई वुड नॉट से फैक्चुअली बट जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, आर्टिकल्स है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है। देखो अगर आप देखोगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द executive and the legislative organ, while the presidential form is based upon the doctrine of the separation between these two organs। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको मेंस में भी आप लिख सकते हो, और जिसको जितने बार आप पढ़ोगे
उतने बार आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे तो ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे स्टेटमेंट को आपको पूरा अंडरलाइन करना है, उसको पूरा याद रखना है। फिर इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि बहुत सारा रिपीटेशन हो जाएगा आपका। आपको पता है कि ये चीज़ें आप फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में भी पढ़ोगे और यह साइलेंट फीचर्स में भी पढ़ोगे। कैसे 6 फंडामेंटल राइट्स आर ले, देयर यूज्ड टू बी 7, कौन से आर्टिकल कहाँ से कहाँ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि इक्वेलिटी के जो आर्टिकल है 14 to 18 है, या 19 to 22 फ्रीडम वाले हैं, 23 24 कैसे एक्सप्लॉयटेशन वाले हैं, 25 28 कैसे रिलीजियस वाले आर्टिकल है, 29 30 कल्चरल राइट्स वाले, राइट। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल या क्या बोलते हैं उसको, रिट्स, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वाले आर्टिकल है। तो ये चीज़ें आप दोबारा भी पढ़ सकते हो और इसमें भी पढ़ सकते हो, तो इनको आपको अंडरलाइन करना है। और उसके बाद डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का इसमें कहा है, ये चीज़ें अगेन दोबारा उसमें आपको देखने को मिलेगी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कहा है, उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी थी। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो आपको याद ही रखनी है और आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये किताब है इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं, मैं उसको पहले आपको बताता हूँ। अपेंडिसेस है, राइट। तो अपेंडिस को आपको कैसे पढ़ना है और कौन सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहले आप देखिए अपेंडिस जो 1 है, जो अपेंडिस जो 1 है उसमें लिखी है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने क्या किया था कि जो फर्स्ट 100 आर्टिकल्स थे वो मुझे याद थे पूरे के पूरे, जैसे कि जैसे, क्योंकि अगर आप मुझे कोई भी आर्टिकल अभी भी पूछो तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 13 द लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, caste, sex, place of birth. Then Article 16 equality of opportunity in the public matters, Article 17 abolition of untouchability, Article 18 abolition of titles, Article 19 protection of certain rights regarding freedom of speech and expression, Article 20। तो ये आर्टिकल मैंने बहुत बार पढ़े थे, इनको कोशिश भी की थी इनको याद रखने की। तो फर्स्ट 100 आर्टिकल्स तो मेरे रटे हुए थे पूरे। तो मैं आपको कहूँगा कि फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो आर्टिकल आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर मेंस, प्रीलिम्स, आल्सो फॉर इंटरव्यू। तो उसके बाद जो भी आर्टिकल्स थे उसमें से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को मैंने क्या किया था, अंडरलाइन किया था अपेंडिक्स, वो मैं पढ़ता था। जैसे कि 102 डिस्क्वालिफिकेशन वाला हो गया, 105 है, उसके बाद मनी बिल वाला है 1110, राइट। तो ऐसे आर्टिकल 395 तक मैंने उसको इंपॉर्टेंट आर्टिकल को अंडरलाइन किया था। 124 सुप्रीम कोर्ट हो गया, 127 अपॉइंटमेंट एड हॉक जजेस, सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 है। उसके बाद स्पेशल लीव जुरिडिक्शन है 137, रिव्यू ऑफ द जजमेंट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट 141 है, बाइंडिंग वाला 142 है अपना जो ये सो एनफोर्समेंट ऑफ डिग्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी। देन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट 143, 148 फिर कैग का हो गया, 153 गवर्नेंस का हो गया, 161 पार्डनिंग पावर। ऐसे बीच में भी आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ। 163 164 आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली रिलेटेड है, 169 लेजिस्लेटिव काउंसिल रिलेटेड है, उसके बाद 191 डिस्क्वालिफिकेशन, 194 195, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट 213 वी नो 213, राइट, पावर ऑफ द गवर्नर टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंसेस। 123 आई थिंक प्रेसिडेंट का है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एंड में लिखे, उनको आप अंडरलाइन करिए, उनको रिवाइज करिए। तो ये पहला अपेंडिक्स का मैं तो यही कहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उनको अंडरलाइन करें, उनको रिवाइज करें। सेकंड है सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, सब सब्जेक्ट आपको याद नहीं रखना है कि 7th वी नो देयर इज 7th शेड्यूल और विद इन 7th शेड्यूल देयर आर 3 लिस्ट, राइट। स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंटरव्यू में अगर आपको बताया जाता है तो आपको बोलते हैं एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, या पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप इनसे भी याद रख सकते हो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, तो ये कैसे कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो ये चीज़ें इनमें लिखी है। तो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 की आपको चीज़ें याद रखनी है ताकि आपको
उनका यूटिलाइजेशन मेंस में भी कर सके आप और इंटरव्यू में कर सके, और हर चीज़ का नहीं करना है, कुछ ही चीज़ का करना है, जैसे डिफेंस, नवाल मिलिट्री एयर फोर्सेस, उसके बाद CBI एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेटिक, काउंसुलर ट्रेड, सिटीजनशिप, देन देर इज अ मेजर पोर्ट्स, शिपिंग, रेलवेज, नेशनल हाईवेज, प्रॉपर्टी, पब्लिक डेट, करेंसी, फॉरेन लोन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ताकि आपको पता हो कि कौन सी यूनियन लिस्ट में है, कौन सी स्टेट लिस्ट में है, और उसके कौन से कॉन्करेंट लिस्ट में। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आपको बहुत ही कम चीज़ें मिलेंगी, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रिवेंटिव डिटेंशन, मैरिज एंड डाइवोर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, सिविल प्रोसीजर, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्राइस कंट्रोल, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो एजुकेशन, तो ये ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, बस उसको आप बार बार पढ़ रहे हो तो उससे आपको फायदा होगा। यहाँ टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है, मुझे पता है इसके ऊपर बस एक क्वेश्चन आया है अभी तक, तो फिर भी मैंने उसको चांस नहीं लिया था, मैंने ये चार्ट प्रिपेयर किया था टेबल ऑफ प्रेसिडेंस का, और आपको भी करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है रखने के लिए कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन गवर्नर, देन फॉर्मर प्रेसिडेंट, देयर इज अ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, देन CJ एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑन द सेम, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर, CM, फॉर्मर PM, लीडर ऑफ अपोजिशन आर ऑन द सेम लेवल। तो ये हमें भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि हमने कभी ये पढ़ा नहीं होता है, तो इंटरेस्टिंग भी लगा, और इसके ऊपर बस एक क्वेश्चन आया है, तो इसलिए मैंने इस टेबल ऑफ प्रेसिडेंस को पढ़ा था, और बहुत सारा दिया है इसमें, 26 तक दिखे, बट मैंने उतना सारा नहीं किया था, मैंने बस कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं उनके बारे में ही लिखा था। तो ये दूसरा हो गया अपेंडिक्स। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एट अ ग्लांस, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड अपेंडिक्स नंबर 4। तो इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, और कुछ ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिनको आपको याद रखना है, उनका यूटिलाइजेशन मेंस में भी बहुत बार होता है, और प्रीलिम्स में भी उसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट है, 7th अमेंडमेंट है, उसके बाद ये जो दादरा नगर वाला, वो वाला मैंने इनिशियल किया था बट उसकी जरूरत नहीं, 24th अमेंडमेंट 1907 है, 25th वाला है, देन इफ यू लुक एट 38th वाला है, 42nd वाला, 44th, 52nd, right, then there is a 73rd, 74th, right, 76th है, ऐसे इंपॉर्टेंट 91st वाला है। तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है उनको ही बस हाईलाइट करना है, और उनमें जो चीजें हैं उनको याद रखना है। तो इसको आप एक बार पढ़िए ताकि इसका यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। फिर मैंने इनिशियली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर किया था, बट उसके बाद में मुझे पता चला कि उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता, देन आई फेस्ड आउट। तो ये आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। देन चेयरपर्सन ऑफ ये भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, आई वुड रिकमेंड कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो ये पीछे दिए हुए क्वेश्चन है उसको बिल्कुल सॉल्व नहीं करते। आप ऐसी गलती ना कीजिए, आप इसको सॉल्व करिए इन क्वेश्चंस को। और हमेशा जब भी आप पॉलिटी का जो आपका जो रीडिंग होता है एक सेक्शन का, वो खत्म हो जाने के बाद आप इसको टाइम दे सकते हैं। ज़्यादा पेजेस नहीं है, 10 पेजेस होंगे। तो ये था अपेंडिक्स वाला जो मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने उसके वो बता दिया। नाउ लेट अस गो टूवर्ड्स साइलेंट फीचर्स ऑफ हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल आपकी रटी हुई होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके मेंस के लिए, और उसके बाद आपके प्रीलिम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए भी, और एज ए इंडियन सिटीजन की आपकी याद होनी चाहिए। मैंने इसको बहुत बार पढ़ा था और ये मेरी रटी हुई है। जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief। तो ये चीज़ें आपकी उतनी मास्टरी उसके कंटेंट के ऊपर आ जाएगी, आप इसको जितना पढ़ोगे उतना। तो ये पूरी प्रीएम्बल है वो आपकी रटी हुई होनी चाहिए। आप ट्राई करें याद रखने की, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो उसके अंदर भी फिर उन्होंने हर एक का मीनिंग दिया है। सोवरेन का मीनिंग दिया है, देन सोशलिस्ट का मीनिंग दिया है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक का मीनिंग दिया है, राइट। यानी उसकी टर्म से रिलेटेड उन्होंने फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे कि अगर आप डेमोक्रेसी में देखोगे तो आपको पता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कैसे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, तो उससे आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। जैसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे स्विट्जरलैंड में हम पढ़ते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉर्ड, प्लेबिसाइट वाली चीजें हैं। तो ये इन चीजों से आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जब जितना आप उसको रीड करोगे, रिवाइज करोगे, तो आपका जो फंडामेंटल
पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आइडियाज है, जो फिलोसॉफी है, जो प्रिंसिपल्स है, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली चैप्टर्स आप उसको अच्छी तरह से पढ़े, जैसे कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, फैबियन सोशलिज्म, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, हमने कैसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लिया, तो ये जो कंसेप्ट है इससे आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे अबोलिश उधर है, इधर कैसे नहीं है, क्यों देयर इज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये चीज़ें जितनी बार पढ़ोगे उतना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देन इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जो कोटेशंस है, आई वुड से उनको आप जैसे कि जैसे याद रखिए, उनको आप मेंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। देन रिपब्लिक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है कि मोनार्की कैसे है, रिपब्लिक कैसे है, जो भी हेड ऑफ द स्टेट होता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते तो रिपब्लिक होता है, यूके में कैसे मोनार्की है, अपने यहाँ कैसे रिपब्लिक है। तो इन चीज़ों के बारे में इसमें दिया है, इनको आप याद रखिए। देन जस्टिस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर एग्जैक्टली इकोनॉमिक जस्टिस के आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद है लिबर्टी, लिबर्टी के बारे में भी उन्होंने दिया है। लिबर्टी के ऊपर भी क्वेश्चन आया है मेंस में, पॉलिटी में, GS2 में। उसके बाद इक्वालिटी, तो इक्वालिटी का आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, तो उनको याद रखना है, इक्वालिटी की डेफिनेशन याद रखनी है, और कौन सी चीज़ें हैं जो इक्वालिटी के बारे में बोलते हैं आउट ऑफ दिस फंडामेंटल राइट। 325 है, 326 है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनको याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। 325, 326, आर्टिकल 39, तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो आपको याद रखना है। आई वुड से कि सभी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल, सभी DPSP के आर्टिकल आप याद रखिए, उनको अच्छे से पढ़िए और उनको रिमेंबर करने की भी कोशिश करिए, क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली आर्टिकल से लिंक्ड होंगे, और वो भी DPSP फंडामेंटल राइट या प्रीएम्बल के साथ। तो यू शुड नॉट मिस ऑन दैट। फ्रैटर्निटी वाला है, देन सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल क्या है, राइट, इसके ऊपर होरोस्कोप, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, और प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है। ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो उसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं वो इसमें भी देखने को मिलेगा। और प्रीएम्बल को, वेदर प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर कैसे फेज्ड मैनर में उसका इवोल्यूशन हुआ, जुडिशियल जो डॉक्ट्रिन है वो कैसे इवॉल्व हुई, तो उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये, उसके बाद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आई वुड से कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी आपको फैक्चुअल स्टेप को अंडरलाइन करना है, उसको बस पढ़ना है और आगे जाना है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का जो एसके धर कमीशन था, जैसे इनिशियली कैसे सभी स्टेट्स, आप एक उसको चार्ट फ्रेम कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट कौन था, 15, 16, 17 ऐसे करके, और उसको एक तरीके से याद भी रख सकते हैं। बट जो मेन था कि जैसे सभी जो प्रिंसली स्टेट्स है उनका कंसोलिडेशन कैसे हुआ, और उसके बाद फिर वो लिंग्विस्टिक जो मैटर है उसके रिलेटेड जो डिफरेंट कमिटीज इस्टेब्लिश हुई, और जैसे कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन 1956 या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद फिर कैसी चीज़ें हुई, तो उनका सिर्फ एक फ्लो आपको याद रखना है, क्योंकि आई थिंक लिंग्विस्टिक के ऊपर और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर आई थिंक मेंस में क्वेश्चन आया है, तो इसकी वजह से भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीज़ों को आपको दोनों एंगल से देखना होगा, वेदर दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स और दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस। तो दोनों चीज़ें के, इसके धर कमीशन है, उसके बाद फजल अली कमीशन है, और यहाँ बहुत सारा उन्होंने कैसे फॉर्मेशन हो गया, कौन सा स्टेट, कौन सी यूटी, बाद में यूटी कैसे कन्वर्ट हुई स्टेट में, इन सारे चीज़ों के बारे में दिया है। तो इसको भी मैंने पढ़ा था, उसके अमेंडमेंट भी याद रखी थी, बट बाद में पता चला कि इस पे डायरेक्टली इतने क्वेश्चन नहीं आते, तो सीधा एक चार्ट बना के अगर आप रखोगे 15 स्टेट वॉज गुजरात, तो ऐसे करके तो भी आसान है। उसके बाद चेंज ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट, बट इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं, तो ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट एरिया है। सिटीजनशिप ये है कि उसमें बहुत सारे डेडलाइन, बहुत सारे डेट दिए हैं जिसके बारे में आपको याद नहीं रखना है। मेंस के लिए तो आपको बस देर आर certain number of ways to acquire the citizenship, and there are certain ways through which the citizenship of particular person or the particular person can be deprived of the citizenship, तो उनके बारे में ही बस याद रखना है। उसके अंदर जो दिया है इतने डेट के अंदर यहाँ होना चाहिए, तो इन चीज़ों के बारे में आप बॉदर ना हो, बस आप इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही पढ़े। और जो पहला वाला है कि कौन से, पहला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये चीज, इस पे क्वेश्चंस आए हैं 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये जो राइट्स थे
वो बस इंडियंस को ही थे, फॉरेनर्स को नहीं थे। तो इसका एक इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेज ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड डिनाइज द सेम टू एलियंस। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो आपको ये 5 आर्टिकल को याद रखना है, 15, 16, 19, 29 एंड 30। देन देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऐसे दिए हैं। रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन वाले। उसके बाद ये ओवरसीज वगैरह ये चेंज होता रहता है, तो उसको आप सेफ साइड इग्नोर कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपने देखा यूनियन टेरिटरीज वाला, सिटीजनशिप वाला, तो इन चैप्टर्स में ज़्यादा इतना है नहीं कॉस्ट बेनिफिट। तो आप उसको इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको अंडरलाइन कीजिए और उसके बाद आगे मूव ऑन करिए। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स वाला। तो ये बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है, इसको आपको A to Z पढ़ना है और याद रखना है इंपॉर्टेंट कीवर्ड को, फ्रेजेस को, इंपॉर्टेंट आर्टिकल को और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अंडरलाइन करना है और उसको अच्छे से रिवाइज करना है। और जब भी मैं पॉलिटी पढ़ता था तो इस चैप्टर से पहले स्टार्ट करता था। अब मैंने आपको बताया कि कुछ चैप्टर्स थे 5-6 और पार्लियामेंट वाला भी चैप्टर उसमें आई थिंक मैंने आपको बताना भूल गया। तो उन चैप्टर्स को मैं पहले पढ़ता था। वो जो 6-7 चैप्टर्स पढ़ने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि यस, कि मेरा पॉलिटी हो गया है। जैसे आप पार्लियामेंट वाला चैप्टर देखोगे तो मुझे अभी भी पता है उसमें 45 पेजेस है, बट आप जब बैठोगे पेन लेके और इसकी वजह से यहाँ आता दिया है और यहाँ आता दिया है, तो इसकी वजह से आप इसको फिनिश जल्दी कर सकते हो। रिविजन में इनिशियल टाइम लगेगा, बट रिविजन में आप उसको फिनिश जल्दी कर सकते हो। तो ये 6-7 चैप्टर थे, उनको मैं पहले पढ़ता था और पहले 1-2 दिन में जो सेक्शन वाइज होता था उसमें मैं इनको पहले पढ़ता था और उसके बाद अगले वाले चैप्टर्स पढ़ता था, ताकि एक फील आ जाए कि हाँ मेरा पॉलिटी हो चुका है और मैं इसको आसानी से कवर करूंगा। तो ये फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स में अगेन कौन से 6 टाइप्स के राइट है, उसमें फिर इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, देन वाई, ये पहला जो पैराग्राफ है उससे ये भी दिया है उनके वाई फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट, वाई इट इज नेसेसिटी। तो उसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल दी है। उसके बाद टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव के लिमिटेशन डालता है और आर्बिटरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर के ऊपर भी, एंड हाउ द गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ बाय मीन टू अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो इन चीज़ों को आप सीधा मेंस में लिख सकते हो और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आप देखोगे टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है फंडामेंटल राइट्स, और ये थोड़ा उन्होंने रिलेट करके आई एम एबल टू रिकॉल दैट। उसके बाद 7 फंडामेंटल राइट थे। देन how the 7th was done away with 44th Amendment 1978 because it was made legal right। तो इसका दिया है। फिर फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट दिए है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको इंटरप्रेटेटिव क्वेश्चन आ सकता है, एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकता है, इसको पढ़ना है। डेफिनेशन ऑफ, फिर आर्टिकल स्टार्ट होते हैं बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर फ्रॉम 12 to 35। तो देन दे विल स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12। तो 12 है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के डेफिनेशन में क्या आता है, तो एज ए इंडियन सिटीजन आपको भी पता होना चाहिए और ये चीज़ आपको आर्टिकल वाइज भी आगे पढ़ती जानी चाहिए। फिर यहाँ आर्टिकल से आपको पूरे आर्टिकल फंडामेंटल के रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि उससे आपको हेल्प होगी बहुत सारे लॉज इनकंसिस्टेंट फंडामेंटल। तो वही है कि जो आर्टिकल नंबर 13 के बारे में कहा है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स ऑफ द फॉरेनर्स, देन अगेन द सेम टॉप 15, 16, 19, 29, 30। और बाकी जो फंडामेंटल राइट्स थे दोज आर अप्लाई टू बोथ फॉरेनर्स एज वेल एज इंडियंस। उसके बाद राइट टू इक्वालिटी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी में इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इक्वालिटी बिफोर लॉ कैसे यूके से लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ कैसे यूएस से लिया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर 2-3 स्टेटमेंट्स है जो उसको डिफाइन करते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर 2-3 स्टेटमेंट है, वो कैसे डिफाइन किया है, तो उनको समझना है, उनको अंडरलाइन करना, वही रिवाइज करना नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे। और यहाँ फिर रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया, उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ वो आर्टिकल 16, तो ये आर्टिकल वाइज जा रहा है। तो उसके बीच में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ज्यादा उस पे ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, जैसे रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो ये इवॉल्विंग होता है और उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलता, तो इसको सेफ साइड आप इग्नोर कर सकते हो। बट इसमें आर्टिकल 15 के अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सब पार्ट्स है, तो उनको आप याद रखिए। फिर AEWS का दिया है तो वो भी इवॉल्विंग होता है और उसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं। फिर मंडल कमीशन, ये एरिया यानी ज़्यादा उन्होंने अननेसेसरी ऐड किया है इसमें, तो फिर इस पे ऊपर आपने क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। फिर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। फिर अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इस पे क्वेश्चन आया है।
राइट। देन प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट, देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। तो ये इंपॉर्टेंट 19, उसके ऊपर आप मेंस पे भी क्वेश्चंस आपको फाइंड, राइट। तो ये उसके बाद 23, 24 आर्टिकल है, आपको रिवाइज करना है, उसको अंडरलाइन करना है। 21 के, बिकॉज 21 वी नो दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और दैट मेक्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो भी जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स है जिन्होंने डिफरेंट राइट्स दिए हैं, राइट टू प्राइवेसी होगा या अदर कोई राइट्स होंगे, तो इससे इवॉल्व हुए हैं। तो उसके नीचे उन्होंने इन्वायरमेंटल क्लीन, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट वगैरह, तो ये चीज़ें इन्होंने दिए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़िए। राइट टू एजुकेशन, तो ये फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके कीवर्ड्स और बहुत सारा ऐसा पार्ट्स होगा इसमें जो आपको स्किप भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में रिट्स हैं, राइट, हाबियस कॉर्पस, मंदामस, प्रोहिबिशन, सर्चोररी वगैरह, तो उनके आपको मीनिंग याद रखने हैं। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, या जो कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी पोस्ट है जिनको हम कंपेल नहीं कर सकते, यानी कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता, तो ये इनकी मतलब इनका मीनिंग क्या है, और उनके अंदर सब पॉइंट है, उसमें से कुछ फैक्चुअल स्टफ है, उसको बस याद रखना है। और फिर इमरजेंसी है, मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंट, बिकॉज आर्टिकल 32 के बाद फिर आर्टिकल 33, 34 और 35 तक जाता है। तो 33 और 35 कैसे रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग सर्टन सिचुएशन है, तो उसके बारे में दिया है। और राइट टू प्रॉपर्टी का इन्होंने डिबेट दिया है, कैसे 44th अमेंडमेंट ने फिर उसको लीगल राइट बना दिया, और कौन से, और इसका मेंस में भी क्वेश्चंस आ गया है कि इफेक्टिंग सर्टन फंडामेंटल राइट्स, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट देना है तो आप कौन से पार्लियामेंट कौन से लॉज इनैक्ट कर सकता है इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 17 को इफेक्ट देने के लिए आप कौन सा लॉ ब्रिंग करोगे, राइट। तो आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, तो उनके लिए आप कौन सा लॉ करोगे, इसकी प्रोविजन आर्टिकल 35 में दी है। तो इसके उन्होंने दिए कि कौन से प्रोविजन से उनके लिए लॉ बनाए, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, बस कुछ ही चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप उसको इग्नोर कर सकते हो। एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट्स, जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 33 और 34 में भी रिस्ट्रिक्शन दिए हैं, और आर्टिकल 31 डिलीट किया है, बट आर्टिकल 31 के अंदर 31A, B, C ऐसे भी आर्टिकल्स है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा है। इन सेविंग ऑफ द लॉज, क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड में दिया है, जिनके बस आप हेडिंग भी याद रखोगे तो उसके ऊपर अपन मेंस में आंसर लिख सकते हैं। एक्सेसिव लिमिटेशंस, नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, नो क्लैरिटी एटसेट्रा। और सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो तो ऑलरेडी आपने पढ़ा ही है। और राइट्स आउटसाइड पार्ट 3, तो इंपॉर्टेंट कौन से राइट्स है जो आउटसाइड पार्ट 3 है, बिकॉज वी नो दैट देर आर फंडामेंटल राइट्स एंड देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, देर आर ऑल्सो लीगल राइट्स। जो चीजें पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन है, दोज आर फंडामेंटल राइट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर राइट्स गिवन टू सिटीजन्स, और वो फंडामेंट पार्ट 3 में मेंशन नहीं, बट बाहर मेंशन है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो वो राइट कौन से है उसके बारे में 265 है, 360, 300A और 301, तो इनका दिया है। तो दिस इज फंडामेंटल राइट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको भी पढ़ना है, इसकी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और जो चीजें हैं उनको याद रखना है। इसमें से एक आप देखोगे कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, तो इन तीनों में उन्होंने डिवाइड किया है। तो इनके आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आया है, तो आप शॉर्टकट करके या आपके हिसाब से उसको एक ट्रिक करके उसको याद रख सकते हैं। देन कौन से डेरिवेटिव प्रिंसिपल कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आया है। देन डिबेट इन द सेंस कंपैरिजन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, वो इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म ऑफ डेरिवेटिव प्रिंसिपल, उसके ऊपर मेंस पे क्वेश्चन आया है। यूटिलिटी ऑफ डेरिवेटिव प्रिंसिपल, वो तो सिग्निफिकेंस में आ जाएगा, आप इसको भी पढ़ लिए। कन्फ्लिक्ट बिटवीन डेरिवेटिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव प्रिंसिपल, तो इसमें बहुत सारी प्रोविजंस दिए हैं इन्होंने कि डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर द डायरेक्टिव्स गिवन, राइट, बी इट एग्जीक्यूटिव बी इट लेजिस्लेचर। तो कौन कौन से इंस्टेंसेस में इनका पालन हुआ है या फॉलो हुआ है, तो इसके एग्जाम्पल दिए हैं। तो कुछ ही से रिलेटेड आप याद रख सकते हैं एग्जाम मेंस में कोट करने के लिए। उसके बाद डेरिवेटिव्स
जैसे फंडामेंटल राइट्स आउटसाइड पार्ट 3 है, वैसे डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4 भी है, 335, 350A, 351। तो ये था DPSP, वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फंडामेंटल ड्यूटीज, आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज याद होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। उसके बाद कैसे ऐड की, 42nd अमेंडमेंट 1976 कैसा था, इनिशियली कैसे 10 थे, या सोरेन सिंह कमेटी कौन सी इस्टेब्लिश की थी। बट फंडामेंटल राइट्स आपको 11 याद होनी चाहिए। उसमें भी एक कैसे 86 अमेंडमेंट 2002 के अनुसार ऐड की थी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। देन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आया है, तो इसको आपको अच्छी तरह से करना है। एंड देन देयर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत बार बेसिक स्ट्रक्चर पे इंटरव्यू में क्वेश्चन आया है और मेंस में भी GS2 में क्वेश्चन आया है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट है, और उसके बाद एक इंटरप्रिटेशन है, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन उसको भी आपको याद रखना है, डिफरेंट केसेस कौन से है उसको याद रखना है, और कौन से फीचर्स हैं। अब देखोगे कि इसमें मैंने एक इसके ऊपर एक मैंने ट्रिक करके उसको याद रखा था। मैंने ये जो टोटल बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि एग्जैक्टली बेसिक स्ट्रक्चर तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन किया है, टाइम एंड अगेन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो उसमें ऐड होगा, राइट। तो उसकी लिस्ट बनती जाएगी, बट यहाँ जितने भी दिए हैं, क्योंकि आपको बहुत बार एक होगा कि क्वेश्चन आया था कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, और उसमें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल था, बट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल इसमें नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं। तो बट हम जब बोलते हैं कि सुप्रीमेसी, सोवर्निटी, फेडरलिज्म, सेपरेशन, सोशलिस्ट, तो इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं और उसको निगेटिव कर सकते हैं। एक्चुअली वो क्वेश्चन आया था, और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप ये जो इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर के जो पॉइंट्स है उनको आप अपने ट्रिक से याद रखिए और कंबाइन करिए अपने हिसाब से। तो मैंने ऐसे कंबाइन किया था, और यहाँ एक स्टिकी नोट बना के मैंने उसको रखा था और मैं उसको रिवाइज करता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं टाइम बना के आपको बताऊंगा पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, बट होप यू गॉट एन आइडिया कि कैसे आपको पॉलिटी को पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और लेट मी टेल यू कि आपको एफर्ट्स देना होगा, हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जितना आप उसको रिपीट पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, जितना आप हार्डवर्क दोगे, तभी आप इसको चीज़ों को और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से याद रखोगे। और बिलीव मी, जितना आप अच्छा पढ़ोगे, जितना आप रिमेंबर करोगे, जितना आप याद रखोगे, उतना ही बेनिफिशियल है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे जाके एग्जाम क्लियर करते हैं, तो बट वहाँ ऐसा नहीं कि हर जो बस अंडरस्टैंडिंग लेके जाएगा और क्लियर करेगा, ऐसा नहीं है। बट जो आप हार्ड वर्क करोगे तो यू विल डेफिनेटली सक्सेड। तो इसलिए आपको इसको बार बार रिवाइज करना है, अच्छे तरीके से रीड करना है। इनिशियली बहुत डिफिकल्ट लगेगा, यू विल फील वेरी बोरिंग, टायर्ड, और ये चीज़ें जो फैक्चुअल स्टफ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो नेम्स है, आर्टिकल्स है, वो आपको बहुत परेशान करेंगे। बट बिलीव मी, इनिशियली आपको उसको रीड करते रहना है। देयर इज लेंदी प्रोसेस, एक टाइम है बीच में, दैट प्रोसेस विल ट्रांसफॉर्म यू। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि जो मेरा इनिशियल थॉट था, जहां मुझे लगता था कि ये चीज़ें मेरी याद नहीं होगी, वो चीज़ें आपकी याद होगी, और दैट थॉट, दैट फियर विल बी नो लॉन्गर देयर। तो आई होप, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।